बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले को, जब मन खोचा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, और आज हम प्रेसिडेंट का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। ओके दोस्तों, यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम इस वीडियो के अंत में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो मेरा जाएगा, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर हम टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस अगर हम देखें, तो आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। ही होल्ड्स ऑफिस ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर मैं करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की बात करूं, तो उन्होंने अपना पद ग्रहण करा था 25 जुलाई 2022 को। इन्होंने अपना पद 25 जुलाई 2022 को ग्रहण करा है, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, वो 5 वर्षों का रहेगा, जो कि समाप्त होगा 25 जुलाई 2027 में। 25 जुलाई 2027 में। ओके, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, इसमें हमें इसके साथ साथ कुछ और बातें भी समझनी है कि कब, है ना, किन केसेस में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक का हो सकता है, कब इनका कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक का हो सकता है, और किन केसेस में इनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो सकता है। ओके, सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, उस तारीख से जिस तारीख को वो उन्होंने पद या उन्होंने अपना पद ग्रहण किया, है ना। तो 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अपना पद ग्रहण करा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2027 को समाप्त हो जाएगा। 25 जुलाई 2027 को नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होंगे, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2027 से शुरू होगा। तो दोस्तों, इसमें हमें देखना है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब इस 5 वर्ष से अधिक का हो सकता है, किन केसेस में 5 वर्ष से अधिक हो सकता है। ओके, तो दोस्तों, 5 वर्षों से अधिक का कार्यकाल, दो केसेस है जब हमारे पास राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का हो सकता है, जिसमें एक रहेगा कि ही होल्ड्स हिज ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charge। जब तक वह अपने पद पे तब तक बने रह सकते हैं, अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रह सकता है, जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले। ओके, सपोज दोस्तों, मान लो किसी कारणवश अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने में डिले हो जाता है, या किसी और वजह से चुनाव डिले हो सकता है, तो उस केस में जो ऑन गोइंग प्रेसिडेंट होंगे वो अपने पद पे बने रहेंगे, जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण ना कर ले, है ना। तो सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड अगर मैं बात करूं, तो ही होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years
until his successor assumes चार्जेस। जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले तब तक ऑन गोइंग प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहेंगे। ओके, तो वही वही और क्या ऑप्शन हो सकती है, क्या केस हो सकते हैं जिस केस में जिसमें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक का हो सकता है। तो वो कोई भी राष्ट्रपति कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार कोई भी राष्ट्रपति है ना कितनी भी बार री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है ना। ही इज एलिजिबल फॉर अ री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। कोई भी राष्ट्रपति है ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोबारा एलिजिबल हो सकता है ना। मान लो द्रौपदी जी राष्ट्रपति है ना, वो अगर चाहे कि नेक्स्ट राष्ट्रपति भी उन्हें बनना है तो वे इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, है ना। तो अगर वो जीत जाती है तो वो उनका जो टर्म है वो दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। इस केस में उनका जो कार्यकाल है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। ही इज इलेक्टेड फॉर या ही या सी इज इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म। कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो थर्ड क्या हो सकता है, उनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक कैसे हो सकता है ना। ही इज एलिजिबल फॉर थर्ड क्या है, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। he is eligible for re-election to that office, to the president's office। okay, नेक्स्ट अब हमें देखना है कि किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले कब समाप्त हो सकता है। यानी कि 25 जुलाई से पहले किसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल कैसे समाप्त हो सकता है, यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम कैसे हो सकता है। तो इस केस में भी दो केसेस हैं हमारे पास। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 5 वर्षों से कम हो सकता है, तब जब द्रौपदी मुर्मू अपना रिजाइन कर दे, है ना, अपने पद से रेजिग्नेशन दे दे बाय हिज रेजिग्नेशन, बाय रेजिग्नेशन, या इन्हें हटाया जा सके या इन्हें हटा दिया जाए बाय इम्पीचमेंट। भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो इम्पीचमेंट होता है, इनका महाभियोग किया जाता है, और अदर पर्सनैलिटी का रिमूवल होता है। ओके, यह बात हमें ध्यान रखनी है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष से पहले तब होगा जब ये अपना रेजिग्नेशन सौंप दे, है ना। और दूसरे केस में इनका 5 वर्ष से कम कार्यकाल तभी हो सकता है जब इनका इम्पीचमेंट कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। इनको हटा दिया जाए दोस्तों, कब? पार्लियामेंट के द्वारा। जब ये रेजिग्नेशन करेंगे दोस्तों तो ये अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपेंगे, ये अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। किसे? वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, अब वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। ओके, तो फोर्थ केस क्या रहेगा कि he resigned from his office at any time, at any time, by addressing his resignation, to the vice president, to the vice president। ओके, अगर वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट हो गए तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अब्सेंट हो गए तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो कि अवेलेबल होगा उस समय पे, उसे अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। ओके, कब ये 5 वर्ष से पहले इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो नेक्स्ट है ना क्या है कि जब उन्हें हटा दिया जाए, है ना। प्रेसिडेंट is president is removed from the office
president is removed from the office. President is removed from the office before the completion of his tenure. From the completion of his tenure of 5 years by impeachment, by process of impeachment. ओके तो दोस्तों ये था टर्म से रिलेटेड दो चार बातें प्रेसिडेंट के कार्यकाल से संबंधित। हमने क्या देखा दोस्तों कि राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल, तो राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं, तो वही 5 वर्षों से अधिक भी इनका पद, इनका जो कार्यकाल होता है वो चला जाता है। कब? जब कोई मान लो किसी वजह से अगला राष्ट्रपति चुनकर, है ना, अपना पद ग्रहण ना कर पाए समय पर, है ना, तो उस केस में राष्ट्रपति 5 वर्षों से अधिक कार्यकाल पे बना रह सकता है। तो वही दोबारा अगर इलेक्ट होकर राष्ट्रपति बन जाए, है ना, तो फिर उस केस में उनका कार्यकाल वहीं से ही एक्सटेंड हो जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए। तो वही 5 वर्षों से कम समय में उनका कार्यकाल तब समाप्त हो जाएगा जब वे अपने आप स्वयं अपने आप रेजिग्नेशन दे दे, है ना। और ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं दोस्तों? प्रेसिडेंट को। तो वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर करते हैं। तो वही 5 वर्षों से पहले, है ना, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें पार्लियामेंट के द्वारा हटाया भी जा सकता है बाय मेथड ऑफ इम्पीचमेंट। ओके तो वही इसके बाद ही हम देखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट। ओके तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट दोस्तों किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और इनको हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इम्पीच करना, यानी उनका महाभियोग करना। तो दोस्तों आर्टिकल 61 इसको हमने, इस कॉन्सेप्ट को हमने बोरो कर रखा है दोस्तों यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से बोरो कर रखा है इसको? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दोस्तों किन ग्राउंड्स के बेसिस पे राष्ट्रपति को हटाया जाता है? ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स अ प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड? ओके ऑन हाउ मेनी प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स, है ना। अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूं, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे, अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूं तो किन ग्राउंड्स पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इनके कार्यकाल, इनके ऑफिस से? तो वो होगा दोस्तों ओनली वन ग्राउंड, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड के बेसिस पे इनको, एक ग्राउंड के बेस पे इनको हटाया जा सकता है। वो ग्राउंड क्या है दोस्तों? वो सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ग्राउंड क्या है? वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो अब साथ ही साथ दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, इस फ्रेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब नहीं करता है। इसका मीनिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लेन द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का उल्लंघन क्या होगा, इस चीज को हमारा जो संविधान है वो डिस्क्राइब नहीं करता है। तो फिर कौन 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 डिसाइड करता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है या नहीं? तो कौन डिसाइड करता है? हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड the decision of a president is a kind of violation of constitution or not? तो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो वो डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट, है ना। संसद को यह अधिकार दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिसाइड करे।
है ना। यह कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। मान लो सपोज राष्ट्रपति जी कोई एक्शन लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, है ना, तो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, जो एक्शन लिया गया है, वो एक तरह का वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू कर सकती है, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है पार्लियामेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मालूम मर्डर कर दिया किसी का, या फिर उनके ऊपर चार्जेस है करप्शन के, है ना, या उन्होंने करप्शन किया हो, है ना, तो इस केस में यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है या नहीं, यह डिसाइड कौन करेगी? पार्लियामेंट। ओके, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कराया है, तो उस केस में पार्लियामेंट इनका हटाने की प्रक्रिया, इनका इम्पीचमेंट करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर सकती है। ओके, तो दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या इनको हटाने की प्रक्रिया क्या लोकसभा में शुरू होगी, या फिर राज्यसभा में शुरू होगी, या किसी भी हाउस में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया हम किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हैं। तो इनको हटाने की प्रक्रिया दोस्तों हम किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द इम्पीचमेंट we can start the impeachment process in any of the house। वह राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है और लोकसभा में भी शुरू की जा सकती है इनको हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों हम इसमें इनका मेथड समझेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसीजर रहता है, हम उस प्रोसीजर को समझेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या प्रोसीजर रहता है इनको हटाने का। ओके, तो अब हम मान के चल रहे हैं दोस्तों कि राज्यसभा को हटाने की प्रोसेस हम मान के चल रहे हैं कि राज्यसभा में शुरू की गई, किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्रोसीजर समझेंगे हम मान के चल रहे हैं कि राज्यसभा में इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू किया गया। ओके, तो मान लो राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रपति ने जो कार्य किया, राष्ट्रपति ने जो एक्शन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और उनको हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा शुरू कर देती है ना, तो शुरू कर देती है। सपोज इम्पीचमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड इन राज्यसभा। सपोज प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्टेड इन राज्यसभा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? इनको हटाने का राज्यसभा में। दोस्तों राज्यसभा इनको हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आएगी। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है दोस्तों, रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस मींस इंटेंशन ऑफ द हाउस। रेजोल्यूशन लेकर आएगी राज्यसभा इनको हटाने के लिए, है ना, और वह रेजोल्यूशन तभी पेश किया जा सकता है राज्यसभा में जब राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के द्वारा वह रेजोल्यूशन स्वीकृत होगा। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, पहला स्टेप इसमें क्या रहेगा दोस्तों, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा brings a resolution। जो प्रस्ताव राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए लेकर आया जाएगा वो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, यानी कि उनके 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए उस रेजोल्यूशन में, तभी उसको पेश किया जा सकता है राज्यसभा में। अगर तो लोकसभा में यह इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होती है तो वहां पे 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हो जाता है, वहां पे लोकसभा के 1/4 मेंबर्स हो जाते हैं। हमें पता है दोस्तों टोटल मेंबर्स की बात हो रही है 1/4, तो अगर राज्यसभा की बात कर रहा हूं तो 1/4 ऑफ 245, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 61 पॉइंट समथिंग, तो ये अप्रोक्सीमेटली 62 निकल कर आएगा। ओके, जब और इसी तरह जो ये रेजोल्यूशन होगा, इस रेजोल्यूशन में ही उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो मेंशन किए गए होंगे। ओके, जो सेकंड स्टेप रहेगा दोस्तों, इसके पश्चात
रेजोल्यूशन पेश हो गया मान लो, है ना। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा राज्यसभा में। तो इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले राष्ट्रपति को एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा और बता दिया जाएगा नोटिस के माध्यम से कि भाई आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाए। ओके, तो जो सेकंड स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। 14 डेज नोटिस शुड गिवन टू प्रेसिडेंट। इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, यह बताने के लिए कि राष्ट्रपति साहब आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाए। जब यह 14 दिनों का जो नोटिस पीरियड होगा यह समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी, है ना। अब मान के चल रहे हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है ना। तो थर्ड स्टेप क्या लगेगा, राज्यसभा राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी, है ना। राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी बाई स्पेशल मेजोरिटी। कैसे दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी। हमने जब मेजोरिटी की बात करी थी तो मेजोरिटी में हमने स्पेशल मेजोरिटी को डिस्कस करा था। स्पेशल मेजोरिटी हमने वहां पे 4 तरह की बताई थी कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी। तो यह आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी क्या रहती है दोस्तों, है ना, टू थर्ड ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। यह यह रेजोल्यूशन पास होगा दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी जो रहेगी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इसको पास कर देती है ना, तो हम मानेंगे, है ना, हम मानेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया समाप्त होगी, यानी कि राज्यसभा से इनको हटाया जा चुका है। ओके, तो अब हम मान के क्या चल रहे हैं कि राज्यसभा में इनको ये जो रेजोल्यूशन है इसे पास कर दिया गया, यह पास हो गया। अगर राज्यसभा में यह रेजोल्यूशन पास हो गया, अगर पास नहीं हुआ तो इनको हटाने की प्रक्रिया यहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो राज्यसभा में यह रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसके बाद यह रेजोल्यूशन मूव कर जाएगा सेकंड हाउस यानी कि लोकसभा। अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा में शुरू हुई है तो यह रेजोल्यूशन लोकसभा में पास होने के पश्चात मूव कर जाएगा दोस्तों कहां पर, सेकंड हाउस यानी राज्यसभा। हमारे केस में राज्यसभा में हमने शुरू कर रखा है, राज्यसभा में पास हो गया, अब ये मूव कर जाएगा दोस्तों कहां पे, सेकंड हाउस में यानी कि लोकसभा में। तो लोकसभा में हम देखेंगे कि लोकसभा में क्या प्रोसीजर रहेगा इनको हटाने का, लोकसभा में इनको हटाने का क्या प्रोसीजर रहेगा, है ना। यानी impeachment process in सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो कि हमारे केस में क्या है, लोकसभा। जो सेकंड हाउस है दोस्तों, सेकंड हाउस जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जब सेकंड हाउस में पहुंचेगी तो यही सेकंड हाउस बन जाएगा दोस्तों इन्वेस्टिगेटिव हाउस। ये सेकंड हाउस कहलाएगा दोस्तों इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेटिव हाउस, जो कहलाएगा दोस्तों इन्वेस्टिगेटिव हाउस। ओके, सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेटिव हाउस कहलाएगा। हमारे केस में सेकंड हाउस लोकसभा है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेटिव हाउस बनेगा। अगर हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा से शुरू की होती तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेटिव हाउस कहलाता। तो जो सेकंड हाउस होगा दोस्तों यह इन्वेस्टिगेटिव हाउस होगा, है ना। अगर हम राज्यसभा के एक्शन की बात करूं दोस्तों, राज्यसभा में एक्शन की बात करूं तो जो रेजोल्यूशन में जो चार्जेस लगे होंगे राष्ट्रपति के ऊपर, इनके ऊपर इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई होगी। यहाँ पे जो भी, है ना, यहाँ पे जो भी है ना, जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन को पास किया तो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन इसको पास किया गया, है ना। तो हम यहाँ एक्शन ऑफ राज्यसभा का हम क्या मान सकते हैं, जो एक्शन होगा राज्यसभा का राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसे हम पॉलिटिकल मान सकते हैं,
पॉलिटिकल मान सकते हैं, पॉलिटिकल मान सकते हैं। ओके, तो वही सेकंड हाउस जो रहता है वो इन्वेस्टिगेटिव हाउस कहलाता है, इन्वेस्टिगेटिव हाउस कहलाता है। यहाँ पे अब प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव हाउस का लाएगा, यानी कि लोकसभा यहाँ पे जो रेजोल्यूशन में चार्जेस लगे होंगे राष्ट्रपति के ऊपर उन्हें इन्वेस्टिगेट करेगी, या वे इस केस को किसी और एजेंसी को सौंप देगी, फॉर एग्जांपल सीबीआई है ना, या किसी भी और एजेंसी को यह केस को सौंप देगी और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहेगी। और लोकसभा उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेस पर ही अपना डिसीजन लेगी, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी है ना, उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे लोकसभा इस रेजोल्यूशन को पास करेगी। वो हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर चार्जेस लगे हैं मर्डर के है ना, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्या इन्होंने सही में ही मर्डर किया हुआ है, कि अगर इन्वेस्टिगेशन अगर तो चार्जेस लगे होंगे करप्शन के, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्या राष्ट्रपति जी ने सही में ही कोई करप्शन किया हुआ है, या चार्जेस लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्या जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। और जो रिपोर्ट सबमिट होगी लोकसभा में, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही लोकसभा उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। लोकसभा रेजोल्यूशन को पास करने से पहले राष्ट्रपति को भी अपने आप को डिफेंड करने का मौका देगी। राष्ट्रपति अगर लोकसभा को राष्ट्रपति का डिफेंस सही लगेगा, राष्ट्रपति जो अपना डिफेंस करेंगे या अपने पक्ष में जो भी वो बोलेंगे, अगर लोकसभा उससे सहमत होगी, तो मे भी लोकसभा उस रेजोल्यूशन को पास ना करे। तो दोस्तों रेजोल्यूशन सबसे पहले तो हमने क्या कहा, जो सेकंड हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेशन हाउस होगा। इन्वेस्टिगेट करेगी लोकसभा, या तो अपने आप कर सकती है या किसी और एजेंसी को या किसी और बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहेगी, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि रेजोल्यूशन है ना, यहाँ पे भी रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया, तो लोकसभा या सेकंड हाउस हम बोल सकते हैं पास द रेजोल्यूशन। यहाँ पे भी दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी से ही इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओके, बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम वही 2/3 ऑफ द मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके दोस्तों, अब हम मान के चल रहे हैं कि रेजोल्यूशन यहाँ पर भी पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर रेजोल्यूशन यहाँ पे भी पास हो गया, जिस क्षण जिस समय पर रेजोल्यूशन पास किया गया सेकंड हाउस में भी, उसी क्षण से राष्ट्रपति को हटाया हुआ माना जाता है, उनको रिमूव्ड माना जाता है उनके पद से। तो इसके बाद है ना, यहाँ पे जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जिस क्षण रेजोल्यूशन पास हो जाएगा सेकंड हाउस में भी, उसी क्षण से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया हुआ माना जाता है। ओके, तो जो एक्शन जो होता है यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि जो राज्यसभा का जो एक्शन होगा वो पॉलिटिकल, एक तरह का पॉलिटिकल एक्शन होता है, तो वही लोकसभा का जो एक्शन होगा, सेकंड हाउस का जो एक्शन होगा दोस्तों, इसे हम क्वाज़ी जुडिशियल एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाज़ी जुडिशियल एक्शन, क्वाज़ी जुडिशियल एक्शन, क्वाज़ी जुडिशियल एक्शन, जुडिशियल एक्शन है ना। क्वाज़ी जुडिशियल यानी सिमिलर टू जुडिशरी। कैसे दोस्तों? क्योंकि अगर तो जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अपनी जजमेंट देने से पहले क्या करता है, उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है या अलाउ करता है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेट करें। जब इन्वेस्टिगेट की और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर ही जुडिशरी अपनी जजमेंट देती है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ, लोकसभा ने जो भी चार्जेस लगे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया और उसके है ना, और रिपोर्ट के बेसिस पर ही अपनी जजमेंट दी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, उसी तरह से यहाँ पे लोकसभा भी अपनी जजमेंट दे रही है, लोकसभा भी रेजोल्यूशन को पास कर रही है। तो उस बेस पे हम जो एक्शन ऑफ लोकसभा है इज नेचर ऑफ क्वाज़ी जुडिशियल इन नेचर, तो उसका जो एक्शन है वो क्वाज़ी जुडिशियल हम यहाँ पर मान देंगे। ओके, साथ ही दोस्तों जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है यह एक तरह का एंटी फेडरल इन नेचर होता है। impeachment process is
impeachment process is anti-federal in nature. Anti-federal in nature. Okay, anti-federal in nature. वो ऐसे दोस्तों एंटी फेडरल हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति का अगर चुनाव की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं स्टेट्स में, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ के साथ इलेक्टेड एमपीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, है ना, दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ही इनके इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि यहाँ पे जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जिस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? एंटी फेडरल इन नेचर। अगर स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती तो उसे हम क्या कहते हैं? फेडरल इन नेचर। ओके, यहाँ पे स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जिस वजह से हम यहाँ पे इसका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसे हम एंटी फेडरल कहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपने एक चीज नोट रखनी है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है। यहाँ पे ध्यान रखना, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे हमने ना ही नॉमिनेटिव मेंबर की बात करी, ना ही इलेक्टेड की बात करी, हमने सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की बात करी। यानी कि इनके इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा में दोस्तों जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और लोकसभा में दोस्तों वो कितने हैं? 2, यानी कि एंग्लो इंडियंस, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। आगे से, है ना, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस है इनकी नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया हुआ, इनका रिप्रेजेंटेशन समाप्त कर दिया हुआ है, नेक्स्ट जो भी इलेक्शन होगा उससे। ओके, तो ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन ये इनके इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है? इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, और यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके इम्पीचमेंट में। ओके, उनके इम्पीचमेंट में। तो ये नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या? और साथ में दोस्तों एक चीज और आपने याद रखनी है कि मान लो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी, ओके, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी दोस्तों, इसको जो इम्पीचमेंट होगा इसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। इसको जुडिशरी कैन रिव्यू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग होगा, है ना, जो एक्शन होगा इम्पीचमेंट का पार्लियामेंट का, इसको रिव्यू कर सकती है हमारी जुडिशरी। अगर दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की, क्या वह इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या यह जुडिशियल एक्शन है? या एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव एक्शन है? कौन सा एक्शन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लेजिस्लेटिव एक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट इनको क्या करती है? रिमूव करती है। पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट साहब को। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप समझ गए हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस भी। इसके बाद हम देखेंगे वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस में कैसे वैकेंसी क्रिएट होती है, कैसे उनका पद खाली होता है। दोस्तों हमारे पास 2 केसेस है ना, 2 केसेस है कि किस तरह से
उनके पद में वैकेंसी क्रिएट होती है। सबसे पहले दोस्तों, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए उसके बाद वैकेंसी क्रिएट होती है। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी क्रिएट होती है। ओके, मान लो यहाँ पे क्या रहता है, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही बताऊंगा आपको। मान लो जो जो ऑनगोइंग है, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है प्रेसिडेंट। इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2022 से शुरू होता है, तो वही 25 जुलाई 2027 पे समाप्त होगा। तो ये इनका कार्यकाल बन जाता है कितना, 5 वर्ष का, 5 इयर्स का। 25 जुलाई को इनके ऑफिस में क्या होगी दोस्तों, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है, इस केस में क्या होता है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन बनाया हुआ है कि जो अगले राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे वो इस 25 जुलाई से पहले पहले कंडक्ट हो जाने चाहिए, ताकि जो भी नए राष्ट्रपति होंगे वो 25 जुलाई को ही अपना पद ग्रहण कर ले। सपोज इस केस में क्या होगा, सपोज किसी वजह से मान लो इलेक्शन में डिले हो जाता है, या नेशनल इमरजेंसी की वजह से इलेक्शन में डिले हो जाता है, या किसी और कारण से इलेक्शन में डिले हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं करवा पाता है, तो उस केस में ये जो ऑनगोइंग जो प्रेसिडेंट होंगे, मान लो द्रौपदी मुर्मू, यही इस पद पर बने रहेगी जब तक कि नए राष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण ना कर ले। ओके, तो यानी कि इसमें हमने क्या कहा कि 25 जुलाई से पहले यहाँ पे इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो वही इस केस में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है, इस केस में है ना 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस केस में जो द्रौपदी मुर्मू ऑन गोइंग प्रेसिडेंट होंगे वही उस पद पे बने रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये नहीं बन पाते हैं इस केस में जब वैकेंसी इस तरह से क्रिएट होती है, यानी कि जब कार्यकाल समाप्त होने पर वैकेंसी क्रिएट होती है उस केस में। ओके, इन दिस केस election to fill the vacancy must be held before expiry of a tenure. In case of delay in conducting the election, the ongoing president will hold office beyond his term until his successor assumes charges. Here, a vice president does not get the opportunity to act as a president or discharge the function of the president. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलता है। तो वही दूसरे केस क्या है, जब राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, तो वह है दोस्तों यह जब वे अपना रेजिग्नेशन दे दे, जब वे अपना त्याग पत्र दे दे। और हमने कहा हुआ कि जो रेजिग्नेशन होगा दोस्तों, ये किन्हें सौंपेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। किन्हें सौंपेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। तो ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। दूसरा, इस ऑफिस में वैकेंसी तब हो सकती है जब इन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटा दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। तो थर्ड, जब इनकी अगर मान लो डेथ हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, अपने पद पर बने हुए हैं और 5 साल से पहले इनकी मृत्यु हो जाए, तब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। या किसी और रीजन से, जैसे कि व्हेन ही इज डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, मान लो वो पागल हो गए, ये दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं उनका, है ना। तो उस केस में वे अपने पद पे नहीं बने रह सकते हैं, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। व्हेन ही इज डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती है दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन होती है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। सपोज ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उनके पास ना रहे, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है कि person must be safe and sound,
है ना, वो स्वस्थ हो दिमाग से, है ना, तो अगर उस केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और कैसे क्रिएट हो सकती है, जब उनका जो इलेक्शन है उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या मेथड है वैकेंसी क्रिएट होने के, सेकंड कि या तो वो रिजाइन कर दे, या उनको हटा दे पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस से, या फिर उनकी डेथ हो जाए, है ना, या फिर अदरवाइज, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट उनका जो इलेक्शन है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड डिक्लेयर कर दे, या फिर, है ना, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए अपना पद संभालने से, है ना। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होगी, तो अब एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से जो वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी कि यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ होगा, यहाँ पे इनका कार्यकाल जो होगा दोस्तों वो समाप्त नहीं हुआ होगा, यानी 5 वर्ष उनको पूरे नहीं होंगे, 5 वर्ष से पहले ही ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना, 5 वर्ष से पहले ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो वही इस केस में अगर देखिए तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है 5 वर्ष की समाप्त, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले। अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, यही तो है ना, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, यही हमें समझना है, यही हमें समझना है। ओके, तो मान लो ये कार्यकाल है इनका 5 वर्ष का, 5 years का। इस केस में ये बात हो रही है इस केस की। ओके, इस केस में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे इससे पहले वाले इस केस में हमने बात करी कि इलेक्शन इलेक्शन हो जाने चाहिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले। यहाँ पे क्या होगा, मान लो दोस्तों कि 25 जुलाई से 20 जुलाई 2000 2024 को मान लो इनकी डेथ हो गई, क्या होगी दोस्तों, मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब एकदम से तो एकदम से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कंडक्ट करवा नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या बनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं इस केस में। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है राष्ट्रपति बनने की। ओके, और साथ के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस केस में जो वैकेंसी इस तरह से क्रिएट होगी, रेजिग्नेशन से, उनके रिमूवल से, है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब उनके इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, उस केस में जो इलेक्शन है दोस्तों, है ना, इलेक्शन जो होने चाहिए टू फिल द वैकेंसी, वो 6 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाने चाहिए, 6 months के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाने चाहिए, है ना। इस तरह से वैकेंसी जो क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए 6 month के भीतर भीतर चुनाव, नए राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। अब इस केस में देखो दोस्तों, जब वाइस प्रेसिडेंट क्या बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक बन सकते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो है दोस्तों कितना, 6 months, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है इलेक्शन होने का, वो कितना है, 6 महीने। 6 month तक वो क्या बन सकते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं मैक्सिमम, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, या दोस्तों ये किसी और वजह से भी वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाए, किसी और वजह से भी अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, सपोज जो राष्ट्रपति है, मान लो वे फॉरेन ट्रिप पे है, मान लो कैसे हैं, फॉरेन ट्रिप पर है ना, या फिर हम कह सकते हैं वो बीमार चले हुए हैं, है ना, या फिर वो बीमार चले हुए हैं, या किसी और वजह से वो अपने ऑफिस में नहीं आ सकते। हम्म, तो इस केस में भी दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे, राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट तब तक संभालेंगे जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर ना आ जाए, वापस अपना कार्यभार ना संभाल ले। ओके,
तो इस केस में ध्यान रखना दोस्तों, हमें दो बातें याद रखनी है कि मैक्सिमम टाइम यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए, और इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेसिडेंट बनने की, और प्रेसिडेंट कितने टाइम मैक्सिमम कितने समय तक बने रह सकते हैं, 6 मंथ्स तक। ओके, तो दोस्तों दोनों ही केस हमने समझ लिए हैं राष्ट्रपति की वैकेंसी के, यानी कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के। अब दोस्तों हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वही आर्टिकल 356 किससे संबंधित है दोस्तों? प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? तो वो हो गए कौन? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if there is a vacancy in the office of both president and vice president, who has been empowered to function as a president? यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने कहा कि अगर तो वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वे वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, वे राष्ट्रपति का पद संभालेंगे या राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, है ना, इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगर तो प्रेसिडेंट भी नहीं है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो उस केस में कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। अगर सीजीआई भी नहीं होगा तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट्स के फंक्शन को, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय। अगर राष्ट्रपति के चुनाव या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अगर उठ खड़ा होता है, तो उस केस में उस डिस्प्यूट्स को जो सुलझाएगा वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। टू सेटल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होगा, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, राष्ट्रपति कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी उसे इनिशिएट किया जा सकता है किस हाउस में? क्या आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल उसे राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है और लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द लोकसभा अलोन, द राज्यसभा अलोन नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ए ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा टर्म्स इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब